हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं बात करने वाला हूं वास्तविक संख्या के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस बैच का नाम है जीरो टू हीरो। तो इसमें बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट करने वाले, बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें आपको जोड़ घटाव भी सिखाएंगे, गुना भी सिखाएंगे और भाग भी सिखाएंगे। जी बिल्कुल हाँ। वैसे विद्यार्थी जो मैट्रिक बिहार बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं और उनको मैथ्स से डर लगता है, उनका मैथ्स में कम स्कोर प्राप्त हो रहा है, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, कम प्राप्त हो रहा है, तो मैं उनको आश्वासन देता हूं कि उनका ठीक हो जाएगा। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जी, मैं रविंद्र शेखर आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स भारती पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, तो आप देख पा रहे होंगे मैं अंक से स्टार्ट किया हूं। जैसे आप इंग्लिश से स्टार्ट करते हो तो अल्फाबेट से, हिंदी स्टार्ट करते हो तो वर्णमाला से, उसी प्रकार से हम अर्थमेटिक मैथ्स में अर्थमेटिक अंकगणित स्टार्ट किया हूं, बिल्कुल हम अंक से स्टार्ट किए। अंक क्या है तो कहता है यह गणितीय प्रतीक है। क्या है यह? क्या है? गणितीय प्रतीक है। यह एक गणितीय प्रतीक है और इसका हम लोग उपयोग कहां करते हैं तो संख्याओं को दर्शाने में करते हैं। कहते हैं कि इसकी कुल संख्या जो है वो कितना है? 10 है। कुल संख्या कितने हैं? 10। कौन कौन है वे 10? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जितने भी आप संख्या देखते हैं इन्हीं 10 अंकों से मिलाकर के बनाए जाते हैं। और इसके नीचे भी देख रहे हैं ये 0 ही है, ये भारतीय प्रणाली में है। ठीक है, हम लोग के जो किताब में जो लिखा हुआ रहेगा खास करके संस्कृत में, तो इसी सिस्टम में आपको संख्या देखने के लिए मिलेगा। 0 ऐसे लिखा हुआ है, 1 जैसे देख रहे हैं, सारे देख लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम संख्या के बारे में देखते हैं। संख्या क्या मैंने बोला? संख्या है जो किससे बनता है? अंकों से। मैंने कहा यह अंकों का क्या है? संयोजन है। जैसे एक 3 ले लिए, एक 5 ले लिए और एक 6 ले लिए, है ना। तो इन अंकों को मिलाकर के हमने क्या बना दिया? संख्या। इसी प्रकार से 6, 7, 4, 5, 3, है ना, ये भी क्या बन गया है? संख्या। तो किसके प्रयोग से बन रहा है? तो अंक के प्रयोग से। अब यहां पर हमने कहा संख्या का प्रकार। संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या, है ना। दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे धीरे धीरे। मेरे साथ बने रहेंगे लेक्चर में तो एकदम बिल्कुल समझ में आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैंने कहा वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। यहां से मैंने वास्तविक संख्या के एग्जाम्पल देना उचित नहीं समझा, आगे हम लोग समझेंगे। फिर मैंने कहा कि वास्तविक संख्या को भी दो वर्गों में बांट लो, एक है परिमेय और एक है अपरिमेय, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम इस सब का परिभाषा लास्ट में देखेंगे, अभी बस खाली हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि देखिए कौन कौन सा संख्या है, कैसे कैसे है। बिल्कुल हम बने रहेंगे मेरे साथ। अब परिमेय संख्या का देख रहे हैं, मैंने टॉपिक दिया परिमेय संख्या, लेकिन परिमेय संख्या में भी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देख रहे हैं। इस सभी को पढ़ लेंगे, मतलब हम लोग परिमेय संख्या को पढ़ लिए। तो हमने क्या कहा परिमेय संख्या में कौन कौन है? तो प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है और भिन्न है। तो ये सभी के बारे में पढ़ लेंगे, मतलब आप परिमेय संख्या जान गए। तो आप बने रहेंगे, देखिएगा। पहले हमने कहा प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर क्या है। क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं प्राकृतिक, ठीक है, नेचुरल स्टार्ट कहां से हुआ होगा? जैसे हमारे नेचर में बहुत सारे चीज हैं। सौरमंडल में आप देखिए ग्रह हैं, सूर्य हैं, तारे हैं, है ना। प्रकृति में मनुष्य भी आते हैं। तो इन सभी की गिनती की जरूरत पड़ी, है ना। तो ये जो गिनती कर रहे हैं, गिनती करने के लिए जो संख्या दर्शा रहे हैं, उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बिल्कुल हाँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हाँ, तो गिनती कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग? 1 से 2, 3, 4, इस तरीके से हम लोग कहां तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्या है? प्राकृतिक संख्या है। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितने होते हैं? तो 1 होते हैं। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कितने होते हैं? अनंत। इसको हम लोग अनंत कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। अब हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो आप देख रहे हैं हमने कहा शून्य समेत गिनती की सारी संख्या को, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या का पूर्णांक
संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर ले, यानी कि पहले से प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 यही ना है, अनंत तक चले जाए, तो इसमें खाली बस एगो 0 को शामिल कर लो तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे पूर्णांक। हम लोग देखे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अब हम लोग देख रहे हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? हमने कहा कि जो भी पूर्ण संख्या है, ठीक है, उसमें खाली क्या करो कि धन या ऋण चिन्ह लगा दो, वही है क्या, पूर्णांक संख्या। हमने कहा धन या ऋण चिन्ह से युक्त सभी पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक को अभी न तो देख लीजिए यहाँ पे +-1 +-2 +-3 +-4 से लेकर के कहां तक, + अनंत तक, ये सभी क्या है, पूर्णांक। इसमें एक और लिख लो क्या, 0। ठीक है, तो ये सभी क्या है, पूर्णांक संख्या। हमने क्या कहा कि धन या ऋण चिन्ह से युक्त, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 0 1 2 3। इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 0 -1 -2 -3। इस तरीका से कहां तक लेके चले जाओ, प्लस अनंत तक। इसको कहां तक लेके चले जाओ, माइनस अनंत तक। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हैं प्लस और माइनस से जो युक्त पूर्ण संख्या रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। और पूर्णांक का मतलब ही होता है पूर्णांक, पूर्ण अंक, है ना, कोई भी नंबर में पूरा होना चाहिए, अधूरा नहीं, है ना। जैसे एक रोटी है तो एक रोटी है, अगर इसमें से हम इतना क्या करें, काट के हटा दिए, है ना, तो ये हट गया, अब ये पूर्णांक के अंतर्गत नहीं आएगा। तब पूर्णांक का मतलब होता है पूरा भाग, पूरा भाग। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और देख लेते हैं पूर्णांक। जैसा कि आप यहाँ पर देखें कि पूर्णांक प्लस में भी हो रहा है और माइनस में भी हो रहा है। तो पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन, तो एक धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, और एक और आप ले सकते हैं उदासीन पूर्णांक ले सकते हैं। धन पूर्णांक बोले तो पॉजिटिव इंटीजर, ऋण पूर्णांक बोले तो निगेटिव इंटीजर, और उदासीन बोले तो न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन हो सकता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल इंटीजर। यहां देखिए धन पूर्णांक कौन होगा, तो 1 2 3 4 ये सब अनंत। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं +1 +2 +2 +3, ये सब क्या है, धन पूर्णांक है। उदासीन पूर्णांक कौन होगा, तो 0। 0 को उदासीन पूर्णांक क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह प्लस में भी हो सकता है और माइनस में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये ऋण पूर्णांक -1 -2 -3, ये सब क्या है, ऋण पूर्णांक है। आगे बढ़े, तो आपने देखा कि पूर्णांक किसे कहते हैं और पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। पूर्णांक में हम लोग एक देखे 0 एक उदासीन पूर्णांक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग को देखना है सम संख्या। लिस्ट में आप देख रहे थे, लिस्ट देखिए यहां पर है, देख लीजिए एक बार। देख रहे हैं, प्राकृतिक संख्या देखा, पूर्ण संख्या देखा, पूर्णांक देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे, सम संख्या। ठीक है, सम संख्या किसे कहते हैं, कहता है सम संख्या वह संख्या है, ठीक है, सम संख्या वह संख्या है। एक्चुअली में यहां कैसा संख्या होना चाहिए, तो पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, कहता है जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है ना, यानी कि उस संख्या में 2 से यदि भाग दिया जाएगा तो सॉरी क्षेत्रफल नहीं, शेषफल, शेषफल कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। जैसे एक संख्या लेते हैं ना, तो हम दर्शा देते हैं पहले एग्जांपल, 4 5 6, यह एक कैसा संख्या है, सम संख्या। क्यों सम संख्या है, आइए इसको भागा देकर के बताते हैं। 456 परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है कि 2 से भाग देने पर, है ना, 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देते हैं तो 2 दूना के 4, 5 उतरेगा, फिर 2 दूना के 4, 5 में से 4 गया 1, फिर 6, 8 दूनी के 16, है ना, शेषफल कितना आ गया, 0। तो मैंने कहा कि 2 से यदि भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा,
शून्य प्राप्त होगा, है ना। तो शेषफल देख रहे हैं कितना प्राप्त है, शून्य है। इसके अलावा अगर और सम संख्या आपको दिखाना है तो 5, 6, 9, 2। एक बात खाली ध्यान रखना कि बस इसका जो इकाई अंक होना चाहिए संख्या का वो सम होना चाहिए। सम या तो नहीं समझ में आवे तो 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, ठीक है। इकाई अंक कितना होना चाहिए तो वो सम संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, सम संख्या। ये क्या है, सम संख्या। और लिख सकते हैं 3, 5, 1, 2। क्या ये सम संख्या है, बिल्कुल। लास्ट में कितना है, 2 है, सम संख्या है। आप देख चेक भी कर लो, 2 से भाग दे करके देख लेना एक बार। इसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछे कि क्या है एक सम संख्या, ये है नहीं, ये सम संख्या बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं इकाई अंक कितना है यहाँ पे 7 है, इसमें से नहीं आ रहा है, या कहें कि ये ही सम संख्या नहीं है, तो पूरा सम संख्या नहीं होगा। आप चाहे तो भाग एक बार दे करके चेक कर लो। तो 3, 5, 6, 7 भागा दिए, 1 से लगाएं, 3 में से 2 गया 1, 5, 7 दूना 14, 5 में से 4 गया 1, फिर उतरेंगे हम लोग 6, 8 दूनी के 16 कट गया, फिर 7, 2 तिया के 6, 7 में से 6 गया 1, है ना। अब तो नहीं लगा सकते हैं, कोई और संख्या नहीं बचा, तो शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 1। लेकिन सम संख्या में हम लोग जब 2 से भाग देते तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 0, या पूरा पूरी क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए, ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो क्या यह सम संख्या रहा, नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, हम लोग सम संख्या देख लिए। अच्छा, और इसमें जान लेते हैं कि सम संख्या का जो व्यापक रूप होता है वो 2i के जैसा होता है, ठीक है। सम संख्या किस रूप के पाए जाते हैं, 2i के जैसा, 2i के जैसा देखने के मिलेगा। क्यों, जहां i क्या है, तो i जहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, यही सब कहां तक चले जाओ इस प्रकार से अनंत तक, ठीक है। तो अगर यहाँ i की जगह कितना रखें, अगर 1 रखे तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 1 कितना हो जाएगा, 2। अगर हम कितना रखे i की जगह, 2 रखे, तो 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4। तो बताइए ये सब कैसा संख्या प्राप्त हो रहा है, सम संख्या। इस प्रकार से आप i का कुछ भी पूर्णांक वैल्यू रख लो, धनात्मक मान रख लो। सर हम यहाँ पे i की जगह पे 0 क्यों नहीं रख पा रहे हैं, तो जैसे अगर हम 0 रखते हैं तो i बराबर 0 रखे तो यहाँ सम संख्या का जो रूप होता है 2i, तो 2 गुना में 0 कितना आ जाएगा, 0। तो 0 पूर्णांक है लेकिन ये न्यूट्रल इंटीजर है ना, तो इसलिए हम लोग इसको सम संख्या के अंतर्गत रखते हैं। है तो सम संख्या, लेकिन हम इसको सम संख्या हम लोगों ने देखा। अच्छा, एक सवाल और, इसमें आज अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी सम संख्या कितना होता है, तो सम संख्या कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, 2 से, फिर एक बाद 4, 6, 8, 10, ये सभी क्या है, सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या 2, इस प्रकार से कहां तक जाएगा, अनंत तक, है ना। तो सबसे बड़ी सम संख्या कौन हो जाएगा, अनंत। आगे बढ़े जी। अब हम लोग को देखना है विषम संख्या। विषम संख्या क्या है, हमने कहा विषम संख्या वह संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकती है, यानी कि उस संख्या में अगर 2 से भाग देंगे तो शेषफल शून्य नहीं बल्कि 1 प्राप्त होगा, शून्य नहीं बल्कि 1 प्राप्त होगा। तो जैसे 1, जैसे 3, 5, 7, 9, इस प्रकार से चलते जाओ कहां तक, अनंत तक। ये सभी क्या है, विषम संख्या। आप चाहो तो भाग दे करके देख लो, 1 में भाग दो 2 से, है ना, 1 आएगा शेष, 3 में देख लो 1 शेष आएगा, 5 में भी देख लो, अरे देख लो 2 दूना के 4, 5 में से 4 गया 1, शेषफल हर हाल में कितना आएगा, 1, ठीक है। तो इसका अगर रूप पूछा जाए कि इसका रूप कैसा होता है, तो इसका रूप 2i प्लस 1 के जैसा होता है, सम संख्या का 2i के जैसा, और इसका किसके जैसा, तो 2i प्लस 1 के जैसा होता है, ठीक है ना, 2i प्लस 1 के जैसा होगा, ठीक है। आप यहाँ पे i की जगह क्या रखेंगे, तो i की जगह 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2, 3, कहां तक चले जाओ, अनंत तक। तो आप जब रखेंगे तो यही संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो विषम संख्या किस रूप की होता है, 2i प्लस 1 की जैसा। आप रख लो एक बार, जैसे i की जगह तुमको मन कर रहा है सर मैं रखना चाहता हूँ 11, तो रख लो 2 गुने 11 प्लस 1, 11 दूनी के 22 प्लस 1, 22 और 1 23, ठीक है। तो 23 कैसा संख्या, विषम संख्या, चेक कर सकते हैं आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को देखना है भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या क्या है, तो भाज्य संख्या वह संख्या है जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित होती है,
उसी को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। इस संख्या का कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए, एक, स्वयं और उसको छोड़ करके। और जैसे हम लिखते हैं एक, तो एक भाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अगर गुणनखंड देखें तो सिर्फ एक हुआ है ना, तो एक के अलावे कोई और गुणनखंड नहीं है, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। चलिए दो, क्या दो भाज्य संख्या है? तो दो जो है एक से कटता है और दो से कटता है ना, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप बोलिए कम से कम 3 गुणनखंड है ना। तो एक और दो, इसके अलावे कोई और है? तो ये भी भाज्य संख्या नहीं है। चलिए अब 3 आ जाइए, क्या 3 है? तो इसका भी गुणनखंड एक और 3, तो ये भी नहीं है। 4 है, देख लेते हैं, 1, 2 और 4 से कटता है ना, तो ये भाज्य संख्या है। 5 है, नहीं है, देख लो। 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं, 9 भी, 9 है, 9 है, 8 भी है और 9 भी है। क्यों? 9 का गुणनखंड 1 होता है और 3 होता है और 9 होता है, इसलिए भाज्य संख्या के अंतर्गत आता है। अब सवाल पूछा जाएगा कि बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? तो 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, कौन हुआ? 4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग को देखना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है भैया? अभाज्य संख्या वह संख्या है जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से कभी भी विभाजित नहीं होती है। एक और पॉइंट दिए हमने, इस संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं। ठीक है, तो जैसे एक है अभाज्य संख्या, तो एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड है, एक, इसके अलावे नहीं है। लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम नहीं, इसका सिर्फ कितने गुणनखंड होना चाहिए? 2, है ना। लेकिन यहां पर सिर्फ एक है, तो ये भाज्य संख्या भी नहीं है और अभाज्य संख्या भी नहीं है। तो आगे बढ़े हम लोग, 2 को देखें तो 2 1 से कटता है और 2 से कटता है, या ये हम कह सकते हैं कि 2 का गुणनखंड 1 होता है और 2 होता है, यानी सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। और भाज्य अगर होना होता तो 2 से अधिक गुणनखंड, है ना। इसका अभाज्य संख्या का कितने गुणनखंड? तो सिर्फ 2 गुणनखंड, तो 2 का 1 और 2 है, तो ये कैसा संख्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया, यानी कि हम लोग कह सकते हैं प्राइम नंबर है। 3 है, बिल्कुल 3 एक अभाज्य संख्या है, 1 और 3 से कटता है। 4, 1, 2 और 4 से, तो बिल्कुल नहीं है। 5 बिल्कुल है, 1 और 5 से। तो इस तरीका से आप बढ़ते जाइए, कहां तक? अनंत तक। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? तो देख लीजिए सामने है, कौन है? 2, ये सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होता है? तो अनंत। एक सवाल और घुमा के क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी हो और सम संख्या भी हो, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम संख्या तो कौन है? 2 है। आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग को जानना है भिन्न के बारे में। ठीक है, क्या है भिन्न? कहता है भिन्न किसी वस्तु के एक भाग को दर्शाता है। जैसे यह एक रोटी है, ठीक है, इसको हम 4 भाग में पहले बांट देते हैं, तो ये भाग कितना होगा? पूरा का पूरा एक रोटी था, 4 भाग में बांटे तो 1/4। ये कितना हो जाएगा? ये भी 1/4। ये भी कितना हो जाएगा? 1/4। ये भी कितना हो जाएगा? 1/4। बराबर बराबर अगर बांट करके हम आपको बताना चाह रहे हैं तो एक एक भाग को दर्शा रहे हैं, पूरा भाग तो नहीं लिए हैं। पूरा एक रोटी था, उसमें से एक टुकड़ा लिए हैं, 1/4 लिए हैं, तो ये जो 1/4 है, यही क्या है? भिन्न है। यही क्या है? भिन्न। ठीक है, अगर हम इसी रोटी में से क्या करें कि बस इतना टुकड़ा निकाल लिए, 1/4 निकाल लिए, तो पूरा था कितना? 1, और 1/4 क्या कर लिए हैं? निकाल लिए। तो जब इसको करेंगे तो यहाँ 1 4, 1 चौके 4, 4 एकम 4, -1, 3/4। ठीक है, तो ये 3/4 भी क्या है? भिन्न है। मैंने पहले ही कह दिया कि किसी वस्तु के एक भाग को क्या कहते हैं? भिन्न जो है किसी वस्तु के एक भाग को क्या करता है? दर्शाता है। ठीक है, तो अगर भिन्न देखना चाहेंगे इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? 1/3, 1/5, 3/2, 4/3, ठीक है, 5/3, 8/2 भिन्न है? नहीं, 2 चौके 8, कितना आ जाता है? 4। यह पूर्णांक है, भिन्न नहीं है। तो यहां से एक और बात ध्यान देने वाली है कि पूर्णांक जो है और भिन्न है
है ना। तो पूर्णांक कभी भी भिन्न नहीं हो सकता है, पूर्णांक कभी भी भिन्न नहीं हो सकता है। तो जैसे हम आपसे पूछ दे कि अच्छा भिन्न है, नहीं, क्या है ये, पूर्णांक है, भिन्न नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग देखिए फाइनल आ गए हैं परिमेय संख्या। जैसा कि आप सभी परिभाषा पढ़ते हैं परिमेय संख्या का, मैं भी पढ़ाता हूं, मैं भी पढ़ा रहा हूं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? हमने कहा वैसे संख्या जो p बटे q के रूप में व्यक्त हो सके, जहां p एवं q पूर्णांक हो तथा q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी q जीरो के बराबर नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहा मैंने? p बटे q के रूप में होना चाहिए जी। जैसे हम एक संख्या ले रहे हैं 6, ले लिए, क्या यह p बटे q के फॉर्म में है? तो देख लेते हैं। 6 को आप चाहो तो 6 बटे 1 लिख सकते हो, या तुम्हारा मन कर रहा नहीं सर हम इसको क्या करते हैं, 2 ऊपर गुना कर देते हैं और 2 नीचे गुना कर देते हैं। क्यों सर? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पुनः आ जाएगा 6, यानी कि 12 बटा 2। अब जब अगर हम इस पर विचार करें तो ये हम लिख सकते हैं p अपॉन q, अगर लिख दे। अब मुझे ये बताओ p की जगह कितना है? 6, q की जगह कितना है? 1। ठीक है, अब थोड़ा सा सोचो, हमने कहा कि p बटे q के रूप में व्यक्त कर दे, जहां p और q जे क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो p की जगह कितना है? 6, पूर्णांक है कि नहीं? बिल्कुल। q की जगह कितना है? 1, क्या 1 पूर्णांक है? बिल्कुल। और आगे परिभाषा में कहता है कि q इक्वल टू नॉट जीरो, यहाँ q बराबर 1 है और ये 0 के बराबर नहीं है। 1 कभी 0 के बराबर होगा? नहीं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 6 बटा 1 परिमेय संख्या है, या इसी का रूप ये है 6 क्या है? परिमेय संख्या है। या हम लोग कह सकते हैं 12 बटा 2 p बटे q में है, p की जगह 12, q की जगह 2, और 2 0 के बराबर नहीं है, यानी q नीचे वाला 0 हर जो है 0 नहीं है। तो ये कैसा संख्या हो गया? ये एक परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे हम कह दे 6 नहीं लेते हैं, 3.2। ठीक है, इसको भी हम p बटे q में लिख सकते हैं। कैसे सर? तो इसको लिख सकते हैं 32, पॉइंट हटाओ 1, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 0, 32 बटा कितना? 10। तो इस 32 को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिखे, p की जगह 32 है, q की जगह 10 है, और ये q जो है 0 के बराबर नहीं है, यानी इसीलिए हम कह सकते हैं कि 32 बटे 10 एक परिमेय संख्या है, और ये इसका रूप है, यानी यही क्या है? परिमेय संख्या है। तो 3.2 क्या है? परिमेय संख्या। और आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपसे पूछेंगे 3 बटा 4, ये तो सिंपल है, -1 बटा 2, जी बिल्कुल परिमेय संख्या है। 13 बटे 12 बिल्कुल परिमेय संख्या है। 16, 0, 22 बटा 7, ये सब कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा 1.33333 इस तरीका से, इसको क्या हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? हालांकि जब हम आपको और कॉन्सेप्ट बताएंगे तो हम बताएंगे, एक सूत्र है इसके लिए, तो वहां पर बताया जाएगा कि इसको कैसे p बटे q। तो चूंकि हम जानते हैं तो फिलहाल हम बता दे रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1.3, और यहाँ रेकरिंग 3 का अगर रिपीट हो रहा है तो हम इसको रेकरिंग चढ़ा दिए, और इसको हम लिख सकते हैं 13 माइनस 1 बटा 10 के पावर 1 माइनस 10 के पावर 0। अब दिमाग पर लोड मत डालो, हम इसको सिंपल लिख दे रहे हैं 12, 10 से कम 10 पर पावर 1 10, 0 9, 4 तिया 12, 3 तिया 9। तो 1.33 को हम लोग 4 बटा 3 लिखे हैं। अब चाहो तो देख लीजिए, भागा देकर के उतना ही आएगा, 3 4 भागा देते हैं, 3 एकम 3, 4 3, पॉइंट बैठाएंगे 0, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, फिर अपने से 0, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, 0, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, फिर 0, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1। तो इस प्रकार से 3 3 क्या होते जा रहा है? आते जा रहा है। ठीक है ना। तो 1.333 को भी हमने p बटे q के फॉर्म में लिखा, तो ये कैसा संख्या हो गया? ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे बढ़िए। आपसे कहें √16
और बटा 3। क्या ये परिमेय संख्या है? तो देखते हैं, 16 का वर्गमूल 4 और ये रह गया 3। तो ये पी बटे क्यू के फॉर्म में है कि नहीं? शर्त क्या है कि पी का क्या होना चाहिए? पी की जगह जो 4 है वो क्या होना चाहिए? पी क्या है? पी है जो 4 है, और 4 क्या है? पूर्णांक है। और क्यू की जगह 3 है, 3 भी क्या है? पूर्णांक है। तो परिमेय संख्या का परिभाषा यही है कि पूर्णांक होना चाहिए, और नीचे वाला जो है क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये 0 नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, शर्त क्या है कि तो पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सके। फिर एक संख्या लेते हैं, √3। ठीक है, √3 का वैल्यू जो होता है 1.732, और यहां पर क्या होता है कि इसका वैल्यू में किसी भी खास नंबर का रिपीट नहीं होता है। इसका वैल्यू जो होता है पॉइंट के बाद अल्टरनेट होता है। ठीक है ना? तो हम चाहे भी अगर तो इसको पी बटे क्यू में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो ये √3 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है। ऐसे और भी संख्या हो सकते हैं जो परिमेय नहीं है। जैसे हम कह दे, अगर परिमेय वाला ही लेते हैं, जैसे हम कह दें √25 और बटा √36। क्या यह परिमेय संख्या है? बिल्कुल। 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, है ना? तो 5 बटा 6 क्या है? परिमेय। तो ये पूरा क्या हो गया? परिमेय। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक अगर हम आपको ऐसे दे देते हैं 48 और यहाँ दे देते हैं 75। अब सवाल है कि क्या इसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं? यानी पी बटे क्यू में लिखो, और पी बटा क्यू क्या होना चाहिए? पी क्या होना चाहिए? पूर्णांक को क्यू, पूर्णांक को क्यू 0 नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं, अगर दोनों ऊपर भी वर्गमूल है नीचे भी है, तो इसको लिख सकते हैं 48 बटा 75, पूरा का वर्गमूल चढ़ा करके। 16 तिया 48, 25 तिया 75, ऊपर में 16 का वर्गमूल 4 और नीचे में 25 का वर्गमूल 5। तो 4 बटा 5 परिमेय संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल। तो अगर 4 बटा 5 परिमेय संख्या, तो इसी का सरलतम रूप है, इसलिए ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और विचार करते हैं अपरिमेय संख्या पर। तो अपरिमेय संख्या क्या है भैया? कतवा संख्या जो दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अर्थात यह संख्या जो पी बटे के रूप में व्यक्त ना हो सके, जहां पी एवं क्यू पूर्णांक हो तथा क्यू बराबर 0 नहीं हो। मैंने कह सकते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो कह रहा है दो पूर्णांकों का अनुपात के रूप में नहीं व्यक्त। परिमेय क्या था? तो दो पूर्णांकों का अनुपात था। परिमेय क्या था? दो पूर्णांकों का अनुपात था। लेकिन अपरिमेय को हम पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √3, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या ये √3 पूर्णांक है? नहीं। हम इसको चाहे भी तो अगर एक नीचे 1 लिख भी दे, तो p की जगह कितना आता है? √3, और q की जगह कितना आता है? 1। तो चलो ये तो पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, इंटीजर नहीं है। तो ये कैसा संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या, है ना? p बटे q में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। √2, √5, √4, बिल्कुल ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मान कितना होता है? 2, है ना? तो ये तो आ गया ना p बटे q के फॉर्म में। तो √4 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं और ले लो, √3 तो हो गया है 125। देखो यहाँ पे कितना है, इसको लिख सकते हैं, गुणनखंड कर लो, 5 √5, है ना? तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। क्यों? इसको p बटे q में अगर लिख भी देते हैं, तो p की जगह कितना? p की जगह कितना है? 5√5 है। तो √5 क्या है? √5 क्या है? पूर्णांक है? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अपरिमेय संख्या भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे काल्पनिक संख्या। जैसे हम आपसे कहें कि ऐसा करो कि √4 का मान निकालो, तो आप बहुत आराम से लिख दोगे 2। ठीक है, और थोड़ा सा आगे विशेष जानोगे तो इसका मान -2 भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो 2 गुने 2, 2 को पुनः स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा 4, या -2 गुने -2, इसका स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा 4। ठीक है ना? तो यानी कि इसका वर्गमूल निकाले तो 2 आया, और या तो फिर -2 आएगा, और पुनः जब गुना किए तो फिर से ये जो वर्ग था, स्क्वायर था, वो उतना आ जाता है। चलिए इतना तक तो ठीक था। ये सभी क्या है? ये जो √4 है, ये क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक में भी क्या है? तो परिमेय है। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि बताओ इसका मान क्या होगा, √-4, इसका मान क्या होगा?
अंडर रूट -4 का। तो कोई स्टूडेंट धड़ल्ले से कहेगा सर -2 होगा, कोई कहेगा ना सर 2 होगा इसका। तो चेक कर लेते हैं, इसमें पुनः -2 से करते हैं गुना, तो कितना आ जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस, 2 दूनी के 4, और यहाँ रहना चाहिए कितना, अंडर रहना चाहिए था -4 अंडर में, लेकिन आ रहा है 4। अच्छा इसको भी कर लेते हैं पुनः उसी से, तो 2 दूनी के 4, तो ये आ रहा है, नहीं नहीं ना आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे, कहने का मतलब ये हुआ कि अंडर रूट -4 का आप जो वैल्यू निकाल के ला रहे हैं वो नहीं है। तो सच बात यही है कि इसमें समस्या ये है कि ये रियल नंबर नहीं है, ठीक है ना। इसी संख्या, इसी टाइप की संख्या को हम लोग काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे सर, तो सबसे पहले क्या करो, अंडर रूट -4 है, आप इसको लिख दो अंडर रूट 4 और फिर लिख दो अंडर रूट -1। गणित में इन काल्पनिक संख्या के ये जो अंडर रूट -1 देख पा रहे, गुना करके देखो ना, अंडर में गुना हो जाएगा क्या, 4 गुने -1 इतने आ जाएगा। इसको नाम दिया गया है आयोटा, आयोटा। संकेताक्षर में क्या लिखेंगे, सिंपल में क्या शॉर्ट में क्या लिखेंगे, आई, और इसका मान निकलता है तो निकाल लो। तो इसका जो मान निकल करके आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आयोटा, ठीक है ना। कितना आया है, 2 आयोटा। तो आई फॉर आयोटा और आई फॉर इमेजिनरी, ठीक है ना। तो ये काल्पनिक संख्या है। तो इस प्रकार से काल्पनिक संख्या और दर्शाना रहेगा तो 3 आयोटा, अंडर रूट 2 आयोटा, 4 आयोटा, 5 आयोटा, -5 आयोटा, 6 आयोटा, ये सब कैसा संख्या है, काल्पनिक संख्या है, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग। अच्छा इसमें कुछ और ध्यान रखना, अगर हम कहे कि आयोटा का मान कितना होता है तो बोलना सर अंडर रूट -1। बोले कि आयोटा का स्क्वायर करो, आयोटा का स्क्वायर करने का मतलब अंडर रूट -1 का स्क्वायर करना, तो अंडर रूट का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट खत्म, बचेगा -1, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, -1। आयोटा क्यों बोले, तो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर कर देते हैं, है ना। तो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर कर दिए, और आयोटा को रहने देते हैं, और आयोटा स्क्वायर का मान -1, मैंने मतलब माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये सारे देख पा रहे होंगे, ये सभी क्या है, काल्पनिक संख्या। अच्छा एक बार आओ, आयोटा का पावर 4 कर देते हैं, इसका मतलब आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा का मान -1, और फिर से आयोटा स्क्वायर आया, उसका मान भी -1, तो इसका मान कितना हो जाएगा, यानी आयोटा पर पावर 4 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, तो हमने काल्पनिक संख्या भी देखा। चलिए तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग इसी प्रकार से बात करेंगे आगे के लेक्चर में, ठीक है। तो बने रहेंगे मेरे साथ, धन्यवाद, बाय।